नमस्कार, मैं हूँ विकास ठेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं जब भी अपने आप को यूट्यूब से डीएक्टिवेट करने की सोचता हूँ और सोचता हूँ कि सब ये चैनल हैंडल छोड़ छाड़ दूँ, क्योंकि यूट्यूब में मैंने चैनल इसलिए बनाया था ताकि मैं अपने मन की भड़ास निकाल सकूँ। कुछ चीज़ों जो मुझे बोलना है या फिर कोविड के टाइम पर जो अकेलापन था उसे दूर कर सकूँ और अपनी पढ़ाई में अपने इंटरेस्ट को जगा सकूँ। कैसे कैसे मुझे पता ही नहीं चला, मैं एमए की वीडियोस बनाने लगा अपने दोस्तों को, जिन्हें बार बार मुझे पीडीएफ फ़ोटोज़ भेजने पड़ते थे क्योंकि वो बुक ख़रीदते नहीं थे, तो मुझसे ही मांगा करते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो यार भाई, तुम मेरे वीडियोस देख लिया करो या फिर तुम यहीं पर से पढ़ लिया करो, तुम्हें चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और मैं तुम्हें एक साथ बहुत सारे लोगों तक जानकारी भी भेज पाऊँगा। तो बस उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ना केवल उन 15-20 दोस्तों ने बल्कि बहुत सारे लोगों ने जो चैनल्स में वीडियोस देखे और जो मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। लेकिन मैं बस चैनल से मूव ऑन होना चाहता था और अपने आगे की पढ़ाई में ध्यान देना चाहता था। लेकिन आपकी लगातार आने वाली कमेंट्स की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ एमए इतिहास के उन नए वीडियोस की, जिनके ज़रिए आप इतिहास में एमए में अपने प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, मराठा इतिहास से जुड़े 30 से ज़्यादा वीडियोस आपको पहले ही चैनल में मिल जाएंगे। तो इन नए आने वाले वीडियोस का मतलब है कि जिन टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं आए थे उन टॉपिक्स पर ही हम वीडियोस लाएंगे। साथ ही साथ इन टॉपिक्स के ख़त्म होने के बाद एक समराइज़ करेंगे, मतलब कि एक नई सीरीज़ में पूरी तरह से एक बार फिर मराठा साम्राज्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। मराठा साम्राज्य क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। मराठी मानुस या मराठा साम्राज्य। दोस्तों, महाराष्ट्र क्षेत्र में उपजी एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक साम्राज्य, जो भी आप इसे कहें, जिसने एक समय पर पूरे भारत को प्रभावित किया। आप मराठा साम्राज्य की महानता और इसके क्षेत्र विस्तार को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार तो किया, लेकिन उन्हें सामना मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से करना पड़ा था। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय पर लोग मराठों का यजगान करते थे और क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत ये मराठे बने। 1818 ईस्वी के पश्चात विभिन्न स्रोत एकत्रित किए गए और ये समझने का प्रयास किया गया कि मराठों का इतिहास क्या था, कैसे उनका उद्भव हुआ और कैसे उन्होंने इतने बड़े विशाल साम्राज्य में शासन किया। मराठों ने हमें बड़े बड़े राजमहल नहीं दिए, मराठों ने हमें बड़े बड़े महल नहीं दिए, और उन्होंने हमें मंदिरों और बहुत सारी ऐसी इमारतों, किलों का हमें गिफ्ट नहीं किया, या फिर हमें उनके इतिहास में नहीं मिलते हैं जिनके ज़रिए हम ये बता सकें कि देखो ये इतना विशाल मंदिर, जैसे खजुराहो के मंदिर ये वगैरह, या फिर ये पुरी के मंदिर और ये ताजमहल, ये लाल किला, इस तरह की इमारतें हमें मराठों में नहीं मिलती। लेकिन मराठों में जो हमें मिलता है वो सम्मान और गौरव मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य वंश में देखने को नहीं मिलता। मराठा इतिहास को समझने के दो स्रोत हैं। पहले, शिवाजी और उनके राजवंश यानी कि छत्रपतियों के बारे में जानना। यहाँ पर राजा को छत्रपति कहा जाता था। दोस्तों, इसके बाद में पेशवा आते हैं। पेशवा बोले तो प्रधानमंत्री, और बालाजी विश्वनाथ 1713 से शुरू होकर 1818 तक ये चलता है सिलसिला इनका। 1818 में वारेन हेस्टिंग्स जो होते हैं, वो पेशवा पद की समाप्ति कर देते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, वो आगे की बात है। हम यहाँ पर इनके स्रोत की बात कर रहे हैं कि हम कैसे मराठा साम्राज्य को समझ सकते हैं और वे कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें जानने चाहिए। दोस्तों, इससे पहले तक की जो वीडियोस होते थे उनमें मैं सिर्फ उतनी ही जानकारी रखता था जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कम से कम में जितना हमारा काम हो जाए। लेकिन अभी मैं कुछ नई चीज़ें कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको वीडियोस और नोट्स थोड़े लंबे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि अब मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो नेट लेवल का होगा और पूरे ऑथेंटिक चीज़ें और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। इनके पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगी, मैं आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगा।
आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। हालांकि मैं हर वीडियो के कंटेंट की पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। जिसकी पीडीएफ मेरे पास से पहले से ही बनी होगी या जिसको बनाने में आसानी होगी, मैं उसे ही आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अपना समय अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर देना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मराठा संस्थापक शिवाजी और उनके वंशजों संभाजी व राजाराम जी के शासनकाल के संबंध में तत्कालीन ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम प्राप्त होती है। इसके विपरीत पेशवाओं के काल की ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। प्रथम काल की अगर हम बात करें 1627 से 1700 तक के 1700 से तक यहाँ पर हम 3 राजाओं को देखने को मिलते हैं। 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म होता है और 1680 तक वे रहते हैं, और उनके बाद में उनके पुत्र संभाजी महाराज राजा बनते हैं। फिर उनके बाद में जो राजा राम हैं वे शासन करते हैं 1700 तक। तो ये पहला चरण माना जाता है। दोस्तों, इनके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये प्रायः व्यक्तिगत संदेह, मुकदमों के निर्णयों की प्रतियां या धन अथवा भूमि संबंधी राजकीय पत्र हैं। इस काल की कोई अन्य राजकीय सामग्री या अभिलेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन पेशवा काल 1712 से 1761 तक तथा मध्यवर्ती काल 1700 से 1712 के बारे में पर्याप्त जानकारी की अभिलेखों में मिलती है। शिवाजी या प्रथम काल में जानकारी की कमी के क्या कारण थे वो हम जानते हैं। क्योंकि शिवाजी के शासनकाल के समय में शुरुआत हो रही थी, इनका राज्य बेहद अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इन्होंने खुद बहुत आगे जाकर 1674 के आसपास इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और कह सकते हैं कि एक बहुत ही मध्यम वर्गीय क्षेत्र को एक साम्राज्य में खड़ा कर देना वो पहले ही एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़ा काम था इस समय पर। और जो इनके दरबार में सेनापतियों को ज़्यादा विशेष योगदान था, ना कि कलात्मक लोगों का। यही कारण है कि हमें शिवाजी के दरबार में ना तो हमें कोई बड़ा कवि या फिर बड़ा दार्शनिक या फिर कोई चिकित्सक या फिर कोई इतिहासकार देखने को नहीं मिलता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद जब औरंगज़ेब पूरी शक्ति के साथ 1689 में मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करता है संगमेश्वर के युद्ध में, तो यहाँ पर संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं के साथ साथ जो ऐसे विनाशकारी युद्धों में मराठा साम्राज्य फंसता जाता है, जिनके कारण ये अपने कलात्मक कार्यों को नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण ये भी है कि इतिहास लिखने की परंपरा का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि ये वीर गाथा काल चल रहा था। साहित्य की बात हम अगर करें, भक्ति काल चल रहा था, फिर वीर गाथा काल चल रहा था, यानी कि वीर काव्य लिखा जा रहा था, भक्ति काव्य लिखा जा रहा था, कहानी किस्से लिखे जा रहे थे, कविताएं लिखी जा रही थी। पर इस काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का उल्लेख हम नहीं देखते हैं। संभाजी की मृत्यु के पश्चात महाराष्ट्र के प्रत्येक किले तथा नगर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। फलस्वरूप राजकीय अभिलेखागार जला दिए गए, जिसके कारण यदि थोड़ा बहुत कुछ इतिहास रहा भी होगा तो वह हमें नहीं मिलता है। शिवाजी के उदय के पूर्व मराठी भाषा के केवल लोकगीतों या धार्मिक साहित्य हमें देखने को मिलता है। शिवाजी ने जब राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की तो उस समय से इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। जब उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना कर ली तो हम ये देखते हैं कि शिवाजी के उदय से पहले, यानी कि शिवाजी के मराठा साम्राज्य खड़े करने से पहले, हमें ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि शिवाजी महाराज के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं होती। मध्यकाल में जन्म लेने के बावजूद भी कई इतिहासकार इस बात में कन्फ्यूज़न है कि शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ या 1630 में हुआ, उनका जन्म अप्रैल में हुआ या मार्च में हुआ। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इस समय पर इतिहास अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। 1670 से 1700 तक निरंतर युद्ध होते रहे, और अतः इतिहास लेखन की परंपरा का विकास बाद में ही संभव हो पाया। चूँकि आप ये देखिए कि आपके घर में अगर हमेशा से ही लड़ाई हो रही है, आप हर दिन लड़ते जा रहे हैं, और फिर आप इसके बीच में ये सोचें कि कोई फंक्शन आपके घर में क्यों नहीं हो रहा, कुछ अच्छे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो वो नहीं हो सकते। क्योंकि आपके घर में पहले से ही लड़ाई हो रही है। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के जो शासनकाल था, इस समय पर युद्ध काफ़ी ज़्यादा लड़े गए, जिसके चलते सेनापतियों को ज़्यादा महत्व था, ना कि कलात्मक व्यक्तियों को।
इस काल के कुछ व्यक्तिगत अभिलेख हमें उपलब्ध होते हैं। इसका कारण यह था कि उनका संबंध भूमि या किसी अनुदान से था, अतः संबंधित व्यक्तियों ने इनको सुरक्षित रखा। अब इसके बाद में हम प्राथमिक स्रोतों को देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत पहली बात वो होते हैं जहाँ पर से हमें सीधे जानकारी मिलती है और जो समकालीन स्रोत माने जाते हैं। मराठी स्रोत की बात करें तो प्राथमिक स्रोत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मर्डर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका जो गवाह होता है वो प्राथमिक स्रोत कहलाता है, जो देखता है अपनी आंखों से। मराठी स्रोत की बात करें तो चिटणीस बखर, यहाँ पर बखर जो है वो शिवाजी या फिर मराठा साम्राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए जहाँ पर भी बखर आए तो इसका संबंध शिवाजी से होगा। इसकी रचना मल्हार रावजी चिटणीस ने 1830 ईस्वी में की थी। लेखक ने इसमें शिवाजी, संभाजी तथा राजाराम के शासनकाल का वर्णन किया। शिवाजी दिग्विजय माना जाता है कि इसका लेखक शिवाजी के सचिव आवजी का पुत्र खंडो बल्लाल था, लेकिन भाषा तथा शैली से ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ आधुनिक काल का है। इस तरह के ग्रंथों को आप समझ सकते हैं जिनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद में सभासद बखर आता है और इसे छत्रपति राजाराम की आज्ञा से कृष्णजी अनंत सभासद ने 1694 में जिंजी में लिखा था। यह 100 पृष्ठों का संक्षिप्त ग्रंथ है। यद्यपि इसमें कहीं कहीं तिथियां गलत है और वक्तव्य अस्पष्ट है, फिर भी शिवाजी के काल के इतिहास को जानने के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। इसके बाद के लेखकों ने सभासद बखर के शब्दों को ही आधार मानकर अन्य ग्रंथों की रचना की। यही कारण है कि हम इस ग्रंथ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अन्य बखरों की बात करें तो चित्रगुप्त बखर 1760 में लिखी गई, भोसले यांची बखर, मोरे यांची छोटी बखर या फिर 91 कलमी बखर भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही साथ हम सनदे और तथा पत्र की बात करें तो मराठी में अनेक सनदे तथा पत्र भी हमें प्राप्त होते हैं। इनका प्रकाशन मावजी व पारसनीस ने 1913 में किया था। यह सामग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें जाली संदेह तथा पत्र भी हैं जो आगे शामिल हो जाती हैं, क्योंकि जो लोग अपनी भूसंपत्ति की रक्षा करना चाहते थे 1818 में जब मराठा साम्राज्य की समाप्ति हो गई तो जो कमीशन बने या फिर जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने जो छोटे जमींदार माने जाते थे या जो सामंत थे उन्हें संरक्षण देने का प्रयास किया। तो कुछ लोगों ने अपनी संपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, इतिहास को तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया ताकि उनका हित सध सके। 1817 में पेशवा राज्य के पतन के बाद बड़ी संख्या में जाली इतिहास सामग्री का निर्माण भी होता है, अतः सनदों तथा पत्रों का उपयोग उनकी सत्यता की जांच करने के बाद ही किया जा सकता था। अब यहाँ पर जो प्राथमिक स्रोत के बाद हम बात करें, प्राथमिक स्रोत में जो आधिकारिक दस्तावेज थे, बखर थे, उनकी हमने बात की। अब हम यहाँ पर इस काल के जो संस्कृत काव्य या फिर साहित्यिक स्रोत हैं उनकी बात करते हैं। शिवाजी के काल में बहुत सारे संस्कृत काव्यों की जानकारी भी हमें मिलती है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण इनमें है नहीं ऐसा कुछ, इसलिए इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम यहाँ पर फारसी स्रोत की बात करते हैं। फारसी स्रोत संस्कृत स्रोतों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुगलों की जो दरबारी भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो फारसी थी। इसलिए मुगलों के दृष्टिकोण कैसे थे मराठों के प्रति, या फिर जो कुछ इस्लामिक इतिहासकार या लेखक रहे हैं वो किस तरह का नज़रिया रखते थे मराठों के प्रति, ये जानने के लिए इन फारसी स्रोतों का महत्व बढ़ जाता है। इन स्रोतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है अब्दुल हामिद लाहौरी का बादशाहनामा, काम्बू का अमल इसाले, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, साकी मुस्तैद खां का महासिर आलमगीरी, जहर का मोहब्बतनामा, सैयद नूरुल्लाह का तारीख अली आदिल शाह द्वितीय। इन ग्रंथों के अलावा मुग़ल दरबार के अखबारात का मुग़ल सम्राटों के भी फारसी पत्र महत्वपूर्ण हैं, जो कि शिवाजी या उनके उत्तराधिकारियों के प्रति लिखे गए। इसके साथ ही हिंदी काव्य में हमें छत्र प्रकाश व
लाल कवि का छत्र प्रकाश व भूषण ग्रंथावली भी देखने को मिलती हैं जो भूषण ने लिखी। इनसे हमें उस समय के जो हिंदू समाज हैं उनकी मनोदशा की जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ मिले, क्योंकि यहाँ पर सूरत करीब पड़ता था मराठा साम्राज्य के, और सूरत को भी अक्सर ये लूटते रहते थे मराठे, जिसके चलते और जो सूरत थी वो अंग्रेज़ों की कोठी थी। तो यहाँ पर से जो दस्तावेज या फिर पत्राचार होता था सूरत और इंग्लैंड के मध्य, तो उससे हमें जानकारी पता चलती है कि ये किस तरह से बातचीत करते थे मराठों के प्रति। तो यहाँ पर इन पत्राचारों में उल्लेखनीय रूप से ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस, फैक्ट्री रिकॉर्ड, सूरत कंसल्टेशंस, सूरत लेटर्स, रिकॉर्ड ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, डायरी ऑफ कंसल्टेशन बुक, डायरी ऑफ हेजेस आर्मे की हिस्टोरिकल फ्रेगमेंट ऑफ मुगल एम्पायर जैसी किताबें हमें देखने को मिलती हैं। और इनके ज़रिए हमें इस समय पर जो संबंध है मराठों और अंग्रेज़ों का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर हम फ्रांसीसी स्रोत की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फ्रांसीसी ग्रंथ मैसेज, क्योंकि मराठों और फ्रांसीसियों के संबंध उतने गर्म नहीं थे जिस तरह की हमें अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के साथ देखने को मिलते हैं। अच्छे संबंध थे, इसलिए जो फ्रांसीसी ग्रंथ है मेमोयर्स वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और शिवाजी के कर्नाटक अभियान पर मेमोयर्स से हमें बहुत उल्लेखनीय और प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जो उनका कर्नाटक का जिंजी अभियान था, जो उनका अंतिम अभियान था जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ हमें करी तथा बर्ट्रैंड के ग्रंथों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पुर्तगाली ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर जो पिसुलेशर का पुर्तगाली मराठा संबंध है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। साथ ही साथ जो सीड ऑफ गोमार्डा का ग्रंथ है, जिससे संधियों कूटनीतियों से संबंधित पत्राचार हमें देखने को मिलते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्रोत की हमने बात कर ली। इसमें जो उनके आधिकारिक दस्तावेज थे मराठों के बखर, उनके बारे में भी हमने बात की। साथ ही साथ उस समय जो समकालीन ग्रंथ लिखे गए जिनमें मराठों का जिक्र मिलता है, उनकी बात भी हमने की। अब हम द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं। द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्रोत की सहायता से लिखे जाते हैं और उस काल के समकालीन नहीं होते हैं। जैसे कि किसी एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस चार्जशीट दायर करती है या फिर जब रिपोर्ट तैयार करती है, तो प्राथमिक स्रोत के आधार पर रिपोर्ट लिखती है, यानी कि उनकी रिपोर्ट द्वितीयक स्रोत कहलाएगी, क्योंकि पुलिस वालों ने खुद एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। उन्होंने जिन लोगों ने देखा है उनके आधार पर उन्होंने बयान नोट किया है। तो जिस तरह से वो द्वितीयक स्रोत कहलाएगा, उसी तरह से मराठों के लिए लिखी गई बात के ग्रंथ द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं, जो प्राथमिक स्रोतों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इन्हें देखते हैं। आधुनिक काल में 1826 की ग्रांट डफ का मराठों का इतिहास मराठा इतिहास की प्रथम रचना है। कौन सी? ग्रांट डफ की 1826 में लिखी गई मराठों का इतिहास। सिंपल सा नाम है, हिस्ट्री ऑफ मराठा। ग्रांट डफ ने 1826 में लिखी, जो पहली रचना है मराठों के इतिहास पर। डफ ने अत्यंत परिश्रम से ऐतिहासिक सामग्री को एकत्रित किया था और पहली बार उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रकाशित भी किया, लेकिन बहुत सी ऐसी सामग्री थी जो डफ को उस समय प्राप्त नहीं हुई थी। रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, जो एमजी रनाडे हैं, उनकी बात करें तो राइज ऑफ मराठा 1900 में उन्होंने लिखा, जो मराठा राष्ट्रीय भावना की शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। किंकेड व पारसनीस के ग्रंथ अ हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपल 1918 में महाराष्ट्रीय परंपराओं तथा प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ हमें जदुनाथ सरकार जैसे राइटर्स की किताबें मिलती हैं। उन्होंने शिवाजी एंड हिज टाइम 1919 में ये प्रसिद्ध किताब लिखी और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ किताबें जिन्हें आपको नाम याद रखना होगा, चाहे ये रनाडे की किताब हो या फिर ग्रांट डफ की किताब हो या जदुनाथ सरकार की किताब हो, आपको कुछ किताबों के नाम याद रखना है कि प्राथमिक स्रोत की ये किताबें हैं, द्वितीयक स्रोत की ये किताबें हैं, और इनके आधार पर आप अपना वर्णन लिख सकते हैं, आप मन से भी टिक टाप सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स आपको बीच में ऐड करने हैं और आपका जो उत्तर है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। पेशवा काल के इतिहास के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इनमें प्रथम स्थान पर रजवाड़े का विशाल मराठी भाषा में लिखित मराठा यांचा इतिहासची साधनेन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
इसमें पेशवाओं के तथा अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत पत्रों का उल्लेख को प्रकाशित किया गया है। इसमें सनद, दानपत्र तथा अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत पत्रों तथा अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। इनमें सनद, दानपत्र तथा न्यायिक निर्णय भी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पारसनीस का है। उन्होंने पेशवा दफ्तर के खंडों में विभिन्न अभिलेखों को प्रकाशित किया जो पेशवा के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। इसके बाद में वासुदेव वामन शास्त्री खरे ने मिराज के पटवर्धन सरदारों के परिवार के अभिलेखों को प्रकाशित किया। इसमें 14 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। मराठी स्रोतों में हिंगणे दफ्तर का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंगणे जो थे वो पेशवाओं की तरफ से मुगल दरबार में प्रतिनिधि थे, इसलिए इनकी जानकारी ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी। दोस्तों, इससे दिल्ली से सिंधिया और राजपूतों के संबंध पर विशेष प्रकाश पड़ता है। या फाल्के ने सिंधेशाही इतिहास साधन के रूप में प्रकाशित किया है। इन मराठी स्रोतों के अतिरिक्त हमें बहुत सारे फारसी ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं और इनमें जयपुर अखबारात का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जयपुर के राजाओं के प्रतिनिधि जो कि मुगल दरबार में रहते थे और मराठों ने राजपूतों को भी अच्छे से नुकसान पहुंचाया था, इसलिए इनके जो प्रतिनिधि मुगलों के पास थे उन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे और उनका विवरण जो जयपुर भेजा जाता था उनसे कुछ ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो तारीख़ शहादत फ़खर फ़रू खजियर हो, सियार अल मुक्तवरीन चहार मलगुज़ार शुजाई, शाकिर खां का तज़किरा, इमाद उस सादात, तारीख़ बंगाल, अहवाल ए महावत जंग, मुज़फ़्फ़रनामा, यूसुफ़ अली का अहवाल ए महावत जंग, आनंद राम मुखलिक का तज़किरा, तारीख़ अहमद शाही जैसे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। मराठा इतिहास साहित्यिक या फिर कलात्मक स्रोत से भले ही समृद्ध न रहा हो, लेकिन भारत के गौरवमय इतिहास के जो कुछ सीमित वंशों का नाम हम लिखते हैं उनमें मराठा साम्राज्य शीर्ष के राज्यों में आता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। मराठा इतिहास को जानने के स्रोत और उनके उदय के कारण से रिलेटेड PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।